हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशंस के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे और उसका डेफिनेशन देखा था, है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन में लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि अगर हमारे पास कोई एक सेट डिफाइन है ना, बाइनरी ऑपरेशन हमेशा एक सेट में डिफाइन होगा, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सब नोटेशन आपको अब समझ में आ रहा होगा। तो स्टार और एक सेट गिवन होगा जिसमें हम उसका एक ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं और उसी को उसी सेट के एलिमेंट से ज्वाइन करते हैं, है ना। तो एक रिलेशन फॉर्म होता और वो रिलेशन एक्चुअली में क्या होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए था, है ना। तो ये जो स्टार है, ये स्टार आपका क्या होना चाहिए था, फंक्शन होना चाहिए, है ना। और फंक्शन किसके किसके बीच में, यहां से यहां के बीच में आपका फंक्शन क्रिएट होना चाहिए था। तो फंक्शन कैसे चेक करते हैं वो हमें पता है, ठीक है। दूसरी चीज ये भी देखना है कि इसका जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट इस वाले सेट में लाई करना चाहिए, है ना। तो जो ए स्टार बी आपका होगा, ए स्टार बी होगा, वो किसको बिलोंग करना चाहिए, सेट ए को कंप्लीटली लाई करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान रखना, तो वहां से आप इस चीज को चेक कर सकते हो। तो ऐसा ही चीज हमने इसी में एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एक्चुअली में हमने क्यों पढ़ा था, ताकि हमें ये पता रहे कि कौन सा किसमें हमें ऑपरेशंस को या कुछ भी चीजें हम नोटेशन लिख रहे हैं तो उसको प्रॉपरली डिफाइन करने की जरूरत है कि नहीं। जैसे कॉम्यूटेटिव में बताया था, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, है ना। तो कुछ ऐसे ऑपरेशंस हैं जो आप ऑलरेडी कुछ ऑपरेशंस पढ़ चुके हो, जो हमारे पास 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, है ना। उस ऑपरेशंस में भी आपको पता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सा सेटिस्फाई करता है, लेकिन हम उसको एक्चुअली में एक्सप्रेस नहीं करते हैं कभी भी, है ना, क्योंकि वो हमारे अंदर में इतना ज्यादा बैठ चुका है कि हमें कभी उसको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो एक्चुअली में जब हमने नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमने अपने आप में क्या बनाया था, एक सिस्टम बनाया था, है ना। नंबर का एक सिस्टम बनाया था, है ना। और उस सिस्टम के अंदर हमने कुछ ऑपरेशंस डिफाइन किए, है ना। और उस ऑपरेशन में हमने दो दो एलिमेंट को लेके हमने उस पे ऑपरेशंस ट्राई किए, जो कि बाइनरी ऑपरेशन बना, है ना। तो ये सब कुछ हम लोग बचपन से करते हुए आए हैं, लेकिन कभी हमने उसको रियलाइज नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि हम इन जनरल बाइनरी ऑपरेशन के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो हमें हर एक ऑपरेशन के लिए ये सब चीजें चेक करके देखना पड़ेगा, है कि नहीं। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन किए, है ना। और जनरली हम कौन सा सेट पढ़ते हैं, रियल नंबर का सेट पढ़ते हैं, है ना। और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इस टाइप के सेट में भी आप इस चीज को देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि हमारा सेट हमेशा इसी टाइप का हो, है ना। कुछ भी वो सेट डिफाइन करके दे सकता है, और ऑपरेशन भी जरूरी नहीं कि इसी टाइप का हो, है ना। ऑपरेशन भी क्या हो सकता है, किसी भी फॉर्मेट से वो डिफाइन किया जा सकता है। तो क्योंकि अब हमारे पास ऑपरेशन और सेट जो है वो यूजुअल नहीं रहे जो हम लोग पढ़ते हुए आए, इसलिए हमें ये सब चीजें हर एक ऑपरेशन के लिए और हर एक सेट के लिए चेक करके देखना पड़ता है कि ये उस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमें ये बताना पड़ता है कि कहां पे आपको ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत है और कहां पे जरूरत नहीं है ना। क्योंकि आप कोई ऑपरेशन लिखते हो, अगर एडिशन करते हो तो एडिशन में आप कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है ना। मल्टीप्लिकेशन भी कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता है, विदाउट ब्रैकेट भी वो सेम चीज को एक्सप्रेस करता है, उसमें एम्बिगुअस रिजल्ट नहीं आते हैं, है ना। लेकिन सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में अगर आप ब्रैकेट्स यूज नहीं करोगे तो अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स निकलने लगेंगे, है ना। जो स्टूडेंट जिस तरीके से उसको सॉल्व करेगा, जिस तरीके से देख पाएगा, उसका आंसर वैसा निकलेगा, है ना। तो ये 2 प्रॉपर्टी हमने हर एक ऑपरेशंस के लिए देखा था कि कैसे चेक करना होता है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें सही ढंग से देखना है। इसके बाद हमने एक स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट्स देखा था, जैसे हम लोग अगर रियल नंबर के केस में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो रियल नंबर के केस में हमने एक ऐसा एलिमेंट देखा है, कौन सा एलिमेंट देखा है, हमने एक जीरो एलिमेंट देखा है, ठीक है। तो रियल नंबर के केस में जीरो जो होता है वो एक स्पेशल काइंड ऑफ एलिमेंट है, इसलिए है क्योंकि इस एलिमेंट में आप कोई सा भी एलिमेंट, मान लो मैं ऑपरेशन प्लस ले रहा हूं, ठीक है, ऑपरेशन प्लस ले रहा हूं,
तो कभी कभी बाइनरी ऑपरेशन को, है ना, बाइनरी ऑपरेशन को इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ये भी नोटेशन आप देख लेना, किसी किसी बुक में इस तरीके से लिखा रहता है कि हमें बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन के लिए हमें एक सेट चाहिए और ऑपरेशन चाहिए, है ना। तो वो कभी कभी इस तरीके से भी डिनोट कर देता है। इसका मतलब हो गया फर्स्ट एलिमेंट हो गया सेट का और दूसरा एलिमेंट हो गया कि आप कौन सा ऑपरेशन ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो अगर हमें बाइनरी ऑपरेशन इसका लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे कि हमारे पास स्टार है जो R क्रॉस R से R के बीच में है और A स्टार B इक्वल टू A प्लस B है ना। तो ये क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से हमें पता है, ये सब हम पढ़ते हैं, इसलिए इस टाइप से भी इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीज बस ध्यान रखना थोड़ा सा। तो यहां पे देखो, अगर हम रियल नंबर और प्लस ऑपरेशन लेते हैं तो इस रियल नंबर के केस में 1 0 जो होता है वो एक ऐसा एलिमेंट है कि इसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड करो आपको क्या मिलता है, सेम ही एलिमेंट मिलता है ना। और जैसे भी ऐड करो, आप पहले ऐड करो, है ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है ना। वैसे ही रियल नंबर के केस में और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए 1 एक ऐसा स्पेशल एलिमेंट है जिसको आप किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे आपको सेम एलिमेंट मिलता है कि नहीं। किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो सेम एलिमेंट मिलता है। ऐसा ही एलिमेंट, क्योंकि आप ये ऑपरेशंस ऑलरेडी कर चुके हो और आपको ये चीजें पता है एलिमेंट के बारे में, लेकिन हर एक ऑपरेशंस के लिए हमें ये सब चीजें पता नहीं होती है ना। तो हमें दूसरे ऑपरेशन और सेट्स के लिए हमें ये चीजें दिखाना पड़ता है कि इसके लिए ये ऐसा कोई एक स्पेशल एलिमेंट है कि नहीं। और इसी स्पेशल एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हर एक सेट के लिए एक आइडेंटिटी हमें खोजने की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं है कि हर एक सेट और ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी हो ही, ठीक है। बहुत सारे सेट हैं जहां पे हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहां पे अवेलेबल हो सकता है वहां पे हम खोजने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी का पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन, फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन, फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन फ्रॉम A क्रॉस A to A, define from A cross A to A, an element E, ठीक है। यहां पे जो नया एलिमेंट है, इस नए एलिमेंट को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, ये E है, ठीक है, E। और ये E किसको बिलोंग करना चाहिए, E जो है आपका वो उसी सेट को, गिवन सेट को बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो E बिलोंग टू A। इसी में इफ एग्जिस्ट, है ना, A बिलोंग टू A, इफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक है। पहले लिख लो फिर हम इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं इसको। इज कॉल्ड आइडेंटिटी, इज कॉल्ड आइडेंटिटी इफ आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार, आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन स्टार if A स्टार E इक्वल टू A और इक्वल टू E स्टार A, ठीक है। और ये किसके लिए वैलिड है, फॉर ऑल A बिलोंग टू कैपिटल A, ठीक है। अब देखो इस डेफिनेशन पे आते हैं हम एक बार। तो ये डेफिनेशन हमें ये बोल रहा है कि पहली चीज तो हमें एक ऑपरेशन और एक सेट गिवन होगा, है कि नहीं। तो एक सेट और एक ऑपरेशन हमें गिवन है तो हम अपना ऑपरेशन तो डिफाइन कर ही सकते हैं, है ना। तो एक ऑपरेशन आपको डिफाइन करना है A क्रॉस A टू A में, है ना। तो ये ऑपरेशन और ये सेट आपको क्या होगा, गिवन होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी सेट में जो ये जो सेट है A सेट, इसी सेट A में एक एलिमेंट आपको E ऐसा खोजना है, ठीक है। इसी सेट में आपको एक एलिमेंट E ऐसा खोजना है, ये एक अदर एलिमेंट है E, इफ एग्जिस्ट, है ना, यहां पे लिखा हुआ है इफ एग्जिस्ट। इसका मतलब ये एलिमेंट, इस टाइप का एलिमेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है ना। यानी आइडेंटिटी किसी गिवन ऑपरेशन के लिए
अवेलेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना। आइडेंटिटी मतलब क्या हो गया कि ये जो एलिमेंट ई है आपका, यही हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो यही एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी है फॉर ए गिवन ऑपरेशन स्टार। और ये आइडेंटिटी कब होगा, जब ये एक प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखो, अगर आप उस सेट का कोई भी एलिमेंट चूज कर लो, ठीक ना, इस सेट का फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, आप इस सेट का जो गिवन सेट है हमारे पास, उस सेट का कोई सा भी एलिमेंट ले लो और उस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आप आइडेंटिटी का ऑपरेशन करोगे, है ना, गिवन ऑपरेशन के लिए, तो आपको हमेशा सेम वही एलिमेंट फिर से मिल जाएगा, ठीक है। तो हर एक केस के लिए हमें ये ई एलिमेंट फाइंड करने का ट्राई करना है। हो सकता है गिवन ऑपरेशन के लिए आपको वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन अगर एग्जिस्ट करता है तो, है ना, कभी अगर आपको वो खोजने के लिए बोलता है अब देखो सही है, ठीक है। तो मैं यहां पे आपको ये बोल रहा था कि ये जो गिवन ऑपरेशन है ना, उस गिवन ऑपरेशन के लिए और गिवन सेट में वैसा आइडेंटिटी एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन है या नहीं है ये हमें क्या करना होगा, देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। कैसे खोजेंगे, तो हमारे पास जो ऑलरेडी कुछ सेट और ऑपरेशन प्री डिफाइंड है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है, उसका एग्जांपल लेके देखते हैं कि उसमें हम आइडेंटिटी कैसे खोजेंगे, ठीक है। तो मान लो मैं रियल नंबर सेट ले लेता हूं और ऑपरेशन स्टार ले लेता हूं, ठीक है। अब देखो, यानी अगर यहां पे जो हमारे पास ऑपरेशन है वो किस तरीके से डिफाइन है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। लेट्स हम कैसे, ई हमें खोजना है कि ई की वैल्यू क्या है ना। तो लेट्स ई बिलोंग टू रियल नंबर, तो हमने रियल नंबर में एक ई एलिमेंट चूज कर लिया, ठीक है। और इस ऑपरेशन को फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, हम एक एलिमेंट ए चूज करेंगे और इस को हम इस ए ऑपरेशन में ट्राई करेंगे, है ना। तो जो आइडेंटिटी ई है ना, एक एलिमेंट हमने ई चूज कर लिया, उसके साथ हम इसको अप्लाई कर रहे हैं और देख रहे हैं इसके साथ इसको अप्लाई करोगे तो क्या मिलना चाहिए हमें, ये देखो सेम वही एलिमेंट हमें फिर से मिलना चाहिए, है ना। तो फिर से सेम एलिमेंट मिलना चाहिए और यही चीज आपका ई स्टार ए के लिए भी ट्रू होना चाहिए, है ना। तो कॉम्यूटेटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक पार्ट से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्टार ई की, ए स्टार ई की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, ए प्लस ई इक्वल टू ए, और राइट हैंड साइड में भी करोगे तो ए प्लस ई टाइप का आएगा, है ना। किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करो, मान लो मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। इसलिए इस ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए और रियल नंबर सेट के लिए हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल होती है और वो आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी हमारा 0 होता है, ठीक है ना। आइडेंटिटी हमारे पास 0 होता है। लेकिन आपको ये लग रहा हो कि ये तो हर एक केस के लिए पॉसिबल है, ये हर एक केस के लिए पॉसिबल नहीं होता है। जैसे मान लो मैं नेचुरल नंबर सेट ले लेता हूं और एडिशन ले लेता हूं, ठीक है। नेचुरल नंबर और एडिशन, यहां पे भी जो हमारा ऑपरेशन होगा वो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी डिफाइन होगा, है ना। ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो अगर मैं यहां पे कोई एक एलिमेंट ई चूज कर लेता हूं, ठीक है, तो हमारे पास ये आना चाहिए और a प्लस ई इक्वल टू ए। तो यहां से अगर e की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 0, लेकिन क्या ये 0 हमारा इस केस के लिए आइडेंटिटी होगा, ये इस केस के लिए आइडेंटिटी नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा, इसके लिए आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 0 डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, है ना। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो आपका e है वो गिवन सेट को ही बिलोंग करना चाहिए, उस सेट से बाहर का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहां पे देखो ये 0 इसका एलिमेंट नहीं था, लेकिन 0 तो आया था, लेकिन 0 इसका एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको इसका आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। तो इस वाले केस में हमारे पास क्या होती है, कोई भी आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं होता है, तो इसमें हम बोल सकते हैं नो आइडेंटिटी। क्लियर है। वैसे ही अगर आप मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो,
मल्टीप्लिकेशन के केस में आप देखोगे तो अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, रियल नंबर और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ए स्टार बी यहां पे कैसे डिफाइन होगा, ए इंटू बी, है ना। और यहां पे मैं फिर से एक एलिमेंट ई लेता हूं और इसमें मैं ए स्टार ई इक्वल टू ए और इक्वल टू ई स्टार ए में सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। तो ई स्टार ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू ए और इक्वल टू ए, है कि नहीं। और इस तरफ में भी ये क्या हो जाएगा, ई इंटू ए, ये स्टार है, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो किसी भी एक को सॉल्व करो तो यहां से कैंसिल करोगे, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। और ये E1 जो है इस सेट में लाई कर रहा है, इसलिए इस वाले ऑपरेशन के लिए, इस वाले सेट के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या है ना, आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी इस केस में 1 अवेलेबल है, ठीक है। तो आइडेंटिटी हमारे पास यहां भी अवेलेबल है। और सेम चीज अगर आप चेक करोगे तो आपको रियल नेचुरल नंबर और मल्टीप्लिकेशन के केस में भी आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा, है ना। यहां पे आपको आइडेंटिटी मिल जाता है और यहां पे भी आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी 1 ही होता है ना। ये आप चेक कर सकते हो क्योंकि 1 जो है इस सेट में लाई करता है। सेम ऑपरेशन अगर मल्टीप्लिकेशन ट्राई करोगे तो आपको यहां पे आइडेंटिटी आपको 1 मिल जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आप आइडेंटिटी वगैरह खोज सकते हो किसी भी ऑपरेशन के लिए, किसी भी टाइप का वो ऑपरेशन दे, आप बस क्या करो, सिंपली ये वाली प्रॉपर्टी लिख लो, ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी आप लिख लो, ए स्टार ई इक्वल टू ए या ए इक्वल टू ए स्टार, या किसी भी एक पार्ट को आप सॉल्व करके ई की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो ई वैल्यू फिक्स वैल्यू आ रही है आपके पास और वो उसी सेट में लाई कर रहा है तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक आइडेंटिटी फाइंड की। अब आपको याद होगा, है ना, कि दूसरे टाइप के केसेस के लिए, है ना, दूसरे टाइप के सेट के लिए हमने आइडेंटिटी तो फाइंड की, इसके अलावा हम लोग एक और टाइप का एलिमेंट फाइंड करते हैं जिसमें क्या होता है कि गिवन ऑपरेशन के लिए, है ना, गिवन ऑपरेशन के लिए आप जब वो एप्लीकेशन लगाते हो, जैसे हमने रियल नंबर जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने का ट्राई करूं तो ये एक रियल नंबर और एडिशन था, है ना, और इसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल थी, है ना। तो इस केस में क्या था, आइडेंटिटी 0 मिल रहा था हमें, है कि नहीं। तो अगर अब हमें देखो, अब हमें किसी भी गिवन एलिमेंट के लिए और मान लो कि मैं एक एलिमेंट 1 लेता हूं, ठीक है, 1 में मुझे ऑपरेशन तो प्लस ही है तो यहां पे हमें प्लस ही अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे हमें एक और एलिमेंट इस तरीके से सोचना है कि हमें क्या मिल जाए, फिर से आइडेंटिटी मिल जाए, है ना। तो इस वाले यहां पे जो एलिमेंट बी होता है, ये बी एक्चुअली में क्या होता है, -1 आता है ना। और ये -1 इस रियल सेट में लाई कर रहा है, इसलिए बी इक्वल टू -1 क्या कहलाता है इसका, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स, ठीक है। तो सेम टाइप की चीजें, इनवर्स आपको मल्टीप्लिकेशन के केस में ज्यादा समझ में आता है ना। एडिशन के केस में भी इनवर्स होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको ये ज्यादा समझ में आता है। किस तरीके से कि अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास इसके लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी तो ऑलरेडी अवेलेबल है। कौन सी आइडेंटिटी है, 1। तो हमें कोई सा भी एक एलिमेंट ले लो, उसमें एक ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है कि आपको क्या मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए। तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है ना। तो इसलिए हम इस 1/2 को क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। और किसका इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स ऑफ 2, है ना। तो इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी गिवन सेट के लिए एक कोई सा भी एलिमेंट चूज कर लो, ठीक है, और उसी सेट में हमें एक ऐसा एलिमेंट भी खोजना है जिसके लिए अगर मैं वो ऑपरेशन उस दोनों एलिमेंट पे अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, मुझे आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इनवर्स, ठीक है। तो ये सब आगे चल के मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में यूज होता है, तो वहां के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इनवर्स का मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो, फॉर अ गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार,
for a given binary operation star define from A cross A to A, define from A cross A to A with the identity element E। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट E हमें गिवन है और ये E कहाँ पे लाई करता है, सेट A में ही लाई करता है ना। तो गिवन सेट E इन A, ठीक है। इसके बाद एन एलिमेंट A belong to capital A is said to be invertible, है ना। हमने फंक्शन का इनवर्स निकालना सीखा है, ये एलिमेंट का इनवर्स निकालना है ना। इन्वर्टिबल with respect to the operation star, with respect to the operation star, if there exists an element B, ठीक है, और ये B कहां पे लाई करेगा, बिलोंग टू A, सेट A में ही लाई करना चाहिए, है ना। A such that A star B equal to E equal to B star A, है ना। B star A क्लियर है। यहाँ पे B is called inverse of A and is denoted by A इनवर्स, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तो अब इस डेफिनेशन को एक बार हम लोग ध्यान देते हैं। देखो फिर से वही चीज कि हमें एक ऑपरेशन डिफाइन होगा, ठीक है। इस ऑपरेशन में हमें एक स्टार गिवन होगा और एक सेट गिवन होगा, है ना। तो ये तो बेसिक सा रिक्वायरमेंट है। पहले हमने स्टार ऑपरेशन को डिफाइन किया, ठीक है। दूसरी चीज इसमें बोल रहा है कि आपके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए, है ना। देखो ये क्या है, आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि जब तक आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तब तक हम उसका इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट यानी अगर आप किसी भी ऑपरेशन के लिए अगर कोई आपसे इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि उस ऑपरेशन और सेट के लिए हमें एक आइडेंटिटी फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। तो जब तक आइडेंटिटी नहीं होगा तब तक उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बोल रहा है एन एलिमेंट ए, कोई सा भी एक एलिमेंट ए लिया सेट ए का, इज सेट टू बी इन्वर्टिबल, अगर हम उसको इन्वर्टिबल बोलते हैं स्टार ऑपरेशन के लिए। अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर रहा है ना, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी। क्लियर है। कोई सा भी एक एलिमेंट आप ए चूज करो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट आपका बी ऐसा होगा जो ए स्टार बी आपको क्या देगा, आइडेंटिटी देनी चाहिए। क्लियर है। ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना। और एलिमेंट क्योंकि इनवर्स है इसलिए हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, a⁻⁻1 के फॉर्मेट में लिखेंगे, है ना। फंक्शन में भी हमने इसी तरीके से किया था, ये एलिमेंट का इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है। पहले तो स्टार हमारा डिफाइन होना चाहिए, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज इनवर्स निकालने के लिए आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल होनी चाहिए।
अगर आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज हमें बस ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट अवेलेबल होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, जैसे मान लो हमारे पास सेट है रियल नंबर और ऑपरेशन मैंने मल्टीप्लिकेशन ले लिया, ठीक है। तो ए स्टार बी हमारे लिए किस तरीके से डिफाइन होगा, ए इंटू बी, ठीक है। हमें इसके लिए एक आइडेंटिटी खोजनी है कि यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगा हमारे लिए इस ऑपरेशन के लिए, है ना। सॉरी, आइडेंटिटी नहीं, इनवर्स खोजना है हमें। तो इनवर्स खोजने के लिए सबसे पहले हमें इसका आइडेंटिटी पता होना चाहिए, है ना। तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास आइडेंटिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, प्रीवियस एग्जांपल में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल है, इसीलिए हम इसका इनवर्स खोजने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपके पास अगर आइडेंटिटी अवेलेबल हो तो इनवर्स मिले ही, ठीक है। लेकिन ये अगर आपके पास आइडेंटिटी ही नहीं है तो इनवर्स तो ऑब्वियसली नहीं होगा, है ना। लेकिन सबसे पहली चीज हमें आइडेंटिटी होनी चाहिए, है ना। तो अगर आइडेंटिटी है तो हम इनवर्स के बारे में सोच सकते हैं, है ना। तो हमने कोई एक ऐसा एलिमेंट ए ले लिया, ठीक है। ए मान लो ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए, है ना। ए हमारा एक जनरल एलिमेंट आर का है, तो हमने एक आर ले लिया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट अ बी बिलोंग टू आर, ठीक है। बी हम एक ऐसा एलिमेंट चूज कर रहे हैं, तो ए स्टार बी एक्चुअली में किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, है ना। और यही चीज बी स्टार ए के इक्वल भी होना चाहिए, है ना। यहां पे इसको स्मॉल ए कर लो, कैपिटल ए नहीं होगा, ये स्मॉल ए, ठीक है। डेफिनेशन में थोड़ा सा सही कर लो। अब देखो, तो ये चीज हो गया। अब देखो यहां पे मैं ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइन है, ए इंटू बी के लिए, तो मैं इसको ए इंटू बी लिख दूंगा, है ना। तो ये ए इंटू बी इक्वल टू, इस केस के लिए हमें आइडेंटिटी क्या अवेलेबल है, 1, है ना। तो इस तरफ से भी सॉल्व करो, इस तरफ से भी सॉल्व करो, एक ही बात है। तो मैं एक ही वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे हमें फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर खोजना है, और हमें एक्चुअली में खोजना क्या है, बी की वैल्यू खोजनी है, ए की वैल्यू नहीं खोजनी है। तो यहां से आप बी को क्या लिख सकते हो, बी को 1/a लिख सकते हो, है ना। और बी ही हमारा क्या होता है, देखो बी हमारा क्या कहलाता है, इनवर्स ऑफ ए, और उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, a टू द पावर -1 से, है ना। इसीलिए a टू द पावर -1 को हम क्या लिखते हैं, 1/a लिखते हैं, है ना। आ रहा बात समझ में, a टू द पावर -1 हमेशा 1/a नहीं होता है ना। ये सिर्फ इस पर्टिकुलर सेट और इस ऑपरेशन के लिए होता है ना, क्योंकि इसका ये आइडेंटिटी होता है। इसलिए हम जब आप रियल नंबर में आपको कोई 2 टू द पावर -1 देता है तो इसको आप 1/2 लिख पाते हो, है ना। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, इनवर्स है ना। ये इसका इनवर्स होता है, इसलिए आप इसको इस तरीके से लिख पाते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेशन, इस तरीके से आपको इनवर्स खोजना होता है, ठीक है। तो पहली चीज हमारे पास क्या है कि आइडेंटिटी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, है ना। तो अगर आइडेंटिटी अवेलेबल है तभी हम इनवर्स के बारे में सोचेंगे। अगर कोई हमें इनवर्स निकालने के लिए बोलता है तो सबसे पहली चीज आपको आइडेंटिटी ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और अगर आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं है तो आप इनवर्स कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास रियल नंबर और एडिशन का एग्जांपल है, ठीक है। अगर रियल नंबर और एडिशन ऑपरेशन ले लो तो ए स्टार बी हमारा क्या डिफाइन होगा, ए प्लस बी डिफाइन होगा, ठीक है। यहां पे भी हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल होती है, आइडेंटिटी यहां पे क्या होता है, 0 होता है ना। और इन दोनों में अगर मैं इनवर्स निकालने का ट्राई करूं तो देखो ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए, ई के इक्वल होना चाहिए, और ई यहां पे क्या हमारा 0, तो ए प्लस बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बी की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, -a, है ना। तो एडिशन के लिए जो भी आपका रियल नंबर में एलिमेंट है उसी एलिमेंट का नेगेटिव टाइम्स क्या होता है, उसका इनवर्स होता है ना। अब आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि इसी तरीके से आप नेचुरल नंबर के लिए एडिशन में, है ना, और नेचुरल नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन में, है ना, आप इनवर्स नहीं खोज पाओगे। क्यों, आपको समझ में आ रहा है ना। पहली चीज तो एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं,
मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल होती है ना। यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी अवेलेबल है, 1 अवेलेबल था, लेकिन आप इसका जो इनवर्स कैलकुलेट करोगे तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि 1/a टाइप का एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता है। समझ में आ रहा है? सेम टाइप का ऑपरेशन होगा, लेकिन क्योंकि ये एलिमेंट इस नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता, इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है ना। देखो यहाँ पे आइडेंटिटी अवेलेबल है, लेकिन आइडेंटिटी यहाँ पे देखो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम इनवर्स नहीं खोज पा रहे हैं, ठीक ना। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कैसे हम इसका ऑपरेशन, कैसे हम इसका इनवर्स और आइडेंटिटी वगैरह फाइंड करते हैं, है ना। नेचुरल नंबर और एडिशन के केस में, नेचुरल नंबर और एडिशन के केस में हमारे पास कोई आइडेंटिटी ही अवेलेबल नहीं है ना। देखो कोई हमारे पास आइडेंटिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसका इनवर्स तो ऐसे ही फाइंड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास इनवर्स हमारे पास ऑलरेडी ऐसे ही अवेलेबल नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशंस के कुछ कुछ पार्ट थे जहां पे हमने इनवर्स और आइडेंटिटी कैलकुलेट किया, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 के आप सारे क्वेश्चंस वगैरह आप ट्राई कर सकते हो इजीली, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपसे कंप्लीट हो जाएंगे, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करो, ठीक है। और इस चैप्टर में एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं है ना। आप देख सकते हो कि बाकी सब कुछ आपका ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, ठीक है। बस आपको इसमें क्वेश्चंस लगाने हैं। जेई वगैरह में जनरली इस वाले पार्ट से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है ना। तो रेगुलरली नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो इस टाइप के क्वेश्चन वो। और बोर्ड के पर्पज से अगर आप देखोगे तो बोर्ड के लिए, आपके लिए पर्टिकुलरली, है ना, ये वाला पार्ट इनवर्स और बाइनरी ऑपरेशन वाला पार्ट आपका हटा दिया गया है, ठीक है। तो जो आपका बोर्ड लेवल का टेस्ट, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि जो बोर्ड के पर्पज से है ना, बोर्ड के पर्पज से आपका ये इनवर्स और कंपोजिट वाला पार्ट हटा दिया गया है, लेकिन आपको फिर भी जेई के पर्पज से पढ़ना है, तो वहां पे हमें इसके लिए पूरे तरीके से रेडी रहना पड़ेगा, है ना। तो उस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हर एक टाइप के क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो इसके बाद आप एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर सकते हो इजिली, है ना। एक्सरसाइज 1.4 आप कंप्लीट करो, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है ना। इसमें कुछ एक्स्ट्रा और करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको क्वेश्चंस लगाते रहना है, ठीक है। आप क्वेश्चंस लगाते रहो, और क्वेश्चंस के बाद हम कल एक दिन का आपको टाइम मिल रहा है, ठीक है। कल आप जितने भी इसके चैप्टर्स क्वेश्चंस वगैरह बाकी है वो सारे क्वेश्चन आप ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल के बाद परसों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इसके बाद हम वो वाला पार्ट इसके बाद तुरंत स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो कल आपके लिए टाइम है, कल आप सारे क्वेश्चंस वगैरह ट्राई करो, फिर हम लोग इसी का नेक्स्ट पार्ट आगे चल के कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होगा इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप कंप्लीट करो, फिर हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो बाय।